जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा पॉलिटी का पार्ट है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे पॉलिटी के चैप्टर्स को कवर किया है। और नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेड्यूल्स। इससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी थी कि जो भी इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं, तो वो कंटेंट आप CDS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई UPSC CSC के लिए पढ़ रहा है या कोई SSC के लिए पढ़ना चाहता है, NDA हो गया, तो सभी के लिए पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम शुरू करते हैं, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें शेड्यूल का मीनिंग पता होना चाहिए कि शेड्यूल होते क्या हैं। तो जैसे हमारी कोई स्कूल की टेक्स्ट बुक होती है, तो हम उसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। और जो मान लीजिए हर टेक्स्ट बुक के एंड पेज पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ये एक तरह से शेड्यूल है। अभी इसका प्रॉपर मीनिंग पढ़ते हैं। लिस्ट और टेबल्स जो कि अटैच्ड किए गए हैं एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तरह से डिटेल्ड अटैचमेंट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में, जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको बनाने का मकसद क्या था? हमें सिंपल और इजी तरीके से अमेंडमेंट करनी थी, ताकि हम पूरा जो आर्टिकल है उसको रीराइट ना करें। हमें जो भी मेजर चेंजेस करने हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में जो शेड्यूल्स दे रखे हैं हम वहाँ पे जाके सीधा अमेंडमेंट करें, ना कि हमें पूरा आर्टिकल ही दोबारा लिखना पड़े। तो ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे इन 1950 में। उसके बाद हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं, जो कि काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई थी, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 73rd और 74th। अभी आप कंसीडर कर सकते हो, ये यहाँ पे भी एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे है कि आर्टिकल्स को आप मेन रूल्स कह सकते हो, और जो शेड्यूल्स होते हैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उन रूल्स को, जो रूल बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करती है। ये वही क्वेश्चन है कि शेड्यूल्स की ज़रूरत क्या है, ताकि अवॉइड करे क्राउडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आर्टिकल्स लिखे हैं हम उनको दोबारा रीराइट ना करना पड़े। ईजी होते हैं अपडेट करना इनको, शेड्यूल्स को। और हमें पूरी क्लियर लिस्ट दे देते हैं स्टेट्स की, यूटीज़ की, सीट एलोकेशन की, ओथ के बारे में, लैंड रिफॉर्म करने हो या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ हो, इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। और क्लैरिटी को मेंटेन करना और उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, तभी हमें शेड्यूल्स की ज़रूरत पड़ी थी। हमारे पास 12 शेड्यूल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला शेड्यूल आता है हमारे पास नेम्स एंड टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, मतलब इस शेड्यूल में ऐड कर रखा है सब कुछ। नेम्स हो गए हमारे पास, जो हमारी यूटीज़ हैं, हमारी स्टेट हैं, उन सभी के नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। बाकी इससे रिलेट करते हैं जो आर्टिकल, वो कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल 2nd, 3rd एंड 4th। तो सेकेंड आर्टिकल जो है हमारा, तो और एक थर्ड, ये दोनों थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, इनका मैं मीनिंग समझा देती हूँ। सेकंड में है कि एडमिशन करनी या फिर एस्टैब्लिशमेंट करनी किसी नई स्टेट की। अभी तुम लोग कहोगे कि आर्टिकल 3rd में तो भी सेम ही लिख रखा है कि फॉर्मेशन करनी न्यू स्टेट्स की एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। अभी जो सेकंड वाला है उसमें यह है कि हम कोई नई स्टेट ऐड कर रहे हैं जो कि पहले पार्ट नहीं थी इंडिया का। जैसे हम कोई कह सकते हैं कोई फॉरेन टेरिटरी थी, फॉरेन टेरिटरी लिख सकते हैं, या फिर हम कोई न्यूली एक्वायर्ड एरिया था, हमने उसको ऐड किया जो कि पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। और जो हमारा सेकंड है, आर्टिकल 3rd है जो हमारा, उसमें लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब जो हमारे पास एरियाज पहले से ही थे ये मतलब वहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं शेप, साइज़ और नेम उन स्टेट्स का जो कि हमारे ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया है। इसमें आ जाता है ऑलरेडी पार्ट है। और जो सेकंड वाला है वहाँ पर याद रखना कि जो पहले से पार्ट नहीं है हम नया ऐड कर रहे हैं। तो अभी जो 4th आर्टिकल है वो क्या करता है, तो ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि हम जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा उसको ऑटोमेटिकली अपडेट किया जाए जब भी कोई नई स्टेट क्रिएट होती है या फिर किसी की बाउंड्री चेंज की जाती है। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली अमेंडमेंट की जाती है और इसमें अपडेट कर दिया जाता है। इसीलिए ये चारों जो आर्टिकल हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारा सेकंड शेड्यूल है वो डील करता है सैलरी से, इमोलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस से, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे हाउस रेंट आ जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट अलाउंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि मनी रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, वो हमें शेड्यूल सेकंड में मिलेंगे। प्रिविलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं स्पेशल राइट्स,
एंड प्रोटेक्शन। तो वो किन किन लोगों को मिलते हैं तो वो कंसीडर करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, उनकी सैलरीज, उनके प्रिविलेजेस, उनके अलाउंसेस बारे में मेंशन होता है यहाँ पे। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, बाकी सीएजी जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सभी को आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड शेड्यूल जहाँ पे लिखा गया है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशंस। ओथ क्या होती है, जो कि हम लेते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टेकन इन द नेम ऑफ गॉड, उसे हम ओथ बोलते हैं। बट जो हमारी अफर्मेशन होती है वो क्या होती है, जहाँ पे हम गॉड का कोई भी रेफरेंस काउंट नहीं करते, मीन्स नो रेफरेंस ऑफ गॉड। ये आप साथ में मीनिंग को लिख सकते हो। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर हो गए, यूनियन में वही पीएम हो गए और उसके मिनिस्टर्स हो गए। स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो जो ओथ लेते हैं सीएम हो गया और उसके मिनिस्टर्स हो गए। बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बाकी कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ शेड्यूल, जिसमें हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेट करी जाएंगी वो किस बेसिस पे होगी। इसका बेसिस वैसे पॉपुलेशन होता है, जितनी ज़्यादा जिस एरिया की पॉपुलेशन होती है तो उन्हें उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल फिफ्थ, जिसमें बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स। इसमें क्या बताया गया है, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, बट एक्सेप्शन क्या दे रखी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि हमारी शेड्यूल 6 में आती हैं। मतलब इसमें एरियाज इंक्लूड तो हैं पर कुछ एरियाज छोड़ के, जो हम नेक्स्ट शेड्यूल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे गवर्नर की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक यहाँ पे काउंसिल बनाई जाती है जिसे बोलते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें क्या होता है कि जो 3/4 मेंबर्स होते हैं वो होने ही चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स के एमएलए, मतलब मस्ट होते हैं। बाकी रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन डिक्लेयरिंग शेड्यूल एरियाज, यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी काफ़ी रोल होता है कि किस एरिया को शेड्यूल एरिया में काउंट करना है या नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स देख सकते हैं, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 जो अप्लाई करता है प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल टू शेड्यूल एरियाज। तो कुछ प्रोविजन यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं जो कि डायरेक्टली अप्लाई होती हैं शेड्यूल्स एरियाज को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 339 जो कि प्रेसिडेंट को पावर देता है डायरेक्ट करने की और कंट्रोल करना पूरा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज का और ट्राइब्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 6 जिसमें बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट, और इसमें कौन कौन से एरियाज ऐड हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पीछे हमने 5th शेड्यूल में पढ़ा था, यहाँ पे लिखा था इन लोगों ने कि प्रोविजंस है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की, पर एक्सेप्शन दी थी उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। ये वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ये शेड्यूल 6 में इंक्लूड की गई हैं कि जो भी इनसे रिलेटेड कोई प्रोविज़न होगी तो हमें अगर चेंजेस करने होंगे तो हम शेड्यूल 6 में करेंगे। और यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्रिएट की गई जिनको पावर दी गई, लॉ मेकिंग पावर, जुडिशियल पावर दी गई और फाइनेंशियल पावर्स दी गई। मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं एक तरह से हम कह सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं लॉ मेकिंग में और मैनेज करती हैं जो भी लोकल अफेयर्स होते हैं। मेन जो मोटिव होता है इनका प्रोटेक्ट करना होता है ट्राइबल कल्चर को और उनके राइट्स को। इससे रिलेटेड अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज, इससे अगर हम रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास आता है आर्टिकल 244 जिसमें बताया गया है नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज जो कि गवर्न करे जाएंगे एज पर 6th शेड्यूल, मतलब इस आर्टिकल में डायरेक्टली बताया गया है। बाकी हमारे पास आर्टिकल 275 जो सेंटर है उसे फाइनेंशियल ग्रांट देनी ही पड़ेगी स्टेट्स को ताकि वो ट्राइबल वेलफेयर कर सके और उन लोगों की डेवलपमेंट कर सके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 7 जहाँ पे बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, कि पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया है। 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें तो 100 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ पे 61 और यहाँ पे 52 सब्जेक्ट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने लिखे भी है यहाँ पर ताकि
थोड़ा हमें आइडिया लगे कि कैसे जो पावर्स हैं वो डिवाइड हो रखी हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है करेंसी की, अगर बात करेंसी की होगी तो उस पर जो डिसीजन होगा वो सेंटर का होगा। फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड डिफेंस, ये पांचों चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैंने मेन इंक्लूड की हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ लगे। तो ये जो पांचों चीज़ें हैं ये सभी यूनियन देखेगी, सेंटर इन पे डिसीजन ले सकती है और इन पे काम कर सकती है। अभी स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, स्टेट के अंडर पुलिस आती है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है, ठीक है, इरिगेशन सब्जेक्ट आता है, ट्रेड और हेल्थ एंड सैनिटरी। मतलब इन पे अगर कोई भी लॉ बनाना है, इनमें थोड़ी चेंजेस करने हैं तो वो स्टेट कर सकती है। आगे आता है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट, जिसमें एजुकेशन, कंकरेंट का मतलब होता है कि स्टेट भी उस पर लॉ बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। तो पहला एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन और वेट्स एंड मेजर्स। ये थोड़ा रिसेंटली ही इंक्लूड किया गया था, वेट्स एंड मेजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास शेड्यूल 8 जो कि रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज की गई हैं। ओरिजिनली हमारे पास 14 थी, बाद में हमने ओरिजिनली हमारे पास 14 है और बाद में हमने 8 और ऐड की थी अमेंडमेंट्स करके। जो लैंग्वेजेस हमने बाद में ऐड की उनमें आती है सिंधी जो कि 21st अमेंडमेंट 1967 में की गई थी। फिर हमने की कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71st अमेंडमेंट 1992। फिर ऐड की बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली 92nd अमेंडमेंट 2003 में। फिर 96 अमेंडमेंट की हमने जहाँ पे हमने उड़िया के स्पेलिंग चेंज करके ऐसे लिख दिए। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 9 जो कि लिखा गया है लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब कुछ ऐसे लॉज बनाए गए थे जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, मतलब इन्हें इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चेक नहीं की जाएगी। मैं लिख देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो ऐसा किया क्यों गया था, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए, लिस्ट ऑफ लॉज जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहे हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी 1951 में ताकि लैंड रिफॉर्म लॉज लाए जा सकें, बट इसको बाद में रिस्टोर कर दिया गया था जब 1973 में केशवानंदा भारती केस आता है और IR कोयलो केस आता है। उनकी जो जजमेंट आती है उसके बाद इस चीज़ को चेंज कर दिया जाता है। बट इसको लाने का रीज़न क्या था, क्योंकि प्रोटेक्ट करना था हमने लैंड रिफॉर्म्स को और एग्रेरियन लॉज को। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लैंड सीलिंग एक्ट बनाने थे, हमें लिमिट लगानी थी लैंड ओनरशिप पे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम नया नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, नए नए हम आज़ाद हुए थे, तो वहाँ पर क्या था कि लिमिट लगानी ज़रूरी थी लैंड ओनरशिप पर। लोगों के पास ज़मीन ही बहुत ज़्यादा थी और जिससे दिक्कत क्या आ रही थी कि जो पुअर फार्मर्स होते थे उनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी, तो इसीलिए हमें लॉज बनाने पड़ रहे थे। बाकी इन लोगों ने अबॉलिशन करनी थी ज़मींदारी एक्ट की, टेनेंसी रिफॉर्म लॉज जो कि जैसे किसी ने रेंट पे दे रखी होती थी, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करना था और एक अच्छे तरीके से पूरे लैंड रिफॉर्म्स को मैनेज करना था, इसीलिए ये शेड्यूल लाया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 10 जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, एक तरह का लॉ जो प्रिवेंट करता है इलेक्टेड मेंबर्स को, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस के बाद चेंज ना कर सके। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर MLA है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पावर ऑफ डिसीजन होता है जो स्पीकर और चेयरमैन के पास होता है, तो इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन क्या है कि लीविंग वंस पार्टी वॉलंटरली, मतलब कोई MP है या फिर कोई MLA तो उसने वॉलंटरली बोल दिया कि भाई मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ, आज के बाद इस पार्टी को मैं छोड़ के मैं कोई और पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वो एक तरह से ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आ जाता है। फिर वोटिंग और एब्सटेनिंग अगेंस्ट पार्टीज डायरेक्शन, हर एक पार्टी जब इलेक्शन होती है तो अपने पार्टी मेंबर्स को एक तरह से डायरेक्शन दी जाती है कि आपको इस डायरेक्शन में जो वोटिंग करनी है। बट अगर कोई वॉलंटरली बोल दे कि नहीं मैं अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके ये सब करूँगा, तो वहाँ पे डिफेक्शन माना जाता है। थर्ड हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग पार्टी आफ्टर इलेक्शन। कोई मेंबर इंडिपेंडेंटली था खड़ा
जब इलेक्शन हो गई उसने बाद में जाके पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर आ गया हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग अ पार्टी आफ्टर 6 मंथ। एक नॉमिनेटेड मेंबर था। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उन्हें विद इन 6 मंथ क्या होता है, पार्टी ज्वाइन करनी होती है। पर अगर उन्होंने 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन की तो उसे एक तरह से डिफेक्शन माना जाएगा, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो हम वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन कहा जाता है। जो सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 11, जो कि बताया गया है पंचायती राज के बारे में, जिसके अंडर 29 सब्जेक्ट्स आते थे। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर इसको ऐड किया गया था, जो कि डील करता है रूरल लोकल गवर्नेंस की। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 12। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 12, जो कि है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, जिसमें लिखा गया है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में। 18 सब्जेक्ट्स आते हैं और 74th एक्ट 1992 में इसे ऐड किया गया था, जो कि डील करती है अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो है यहाँ पे लास्ट है हमारा, एक तरह से ट्रिक बताई गई है, बट ये ट्रिक मेरी नहीं है, तो मैंने काफ़ी जगह देखी थी, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में ये ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं, जैसे सारे जो शेड्यूल्स को याद करने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आप इसको देख सकते हैं, टेरिटरीज, एमोलमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा, ऐसे करके सारी जो 12 पार्ट्स हैं उसमें इसको ऐड कर दिया गया है, बट ये ट्रिक मेरी नहीं है। तो इसी के साथ ही जो हमारा चैप्टर है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए।